बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर वकास नवाज़ है और मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेसिफ़िकली उस चीज़ के बारे में है जिसको हम 5th जनरेशन वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो मेरा रेफरेंस है हालिया दिनों में सामने आने वाला सर्वे और रिपोर्ट जो EU डिसइंफॉर्मेशन लैब की तरफ से, यूरोपीय यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब की तरफ से 3 दिन पहले पब्लिश हुआ है। ये वीडियो बनाने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मेरी इस पूरी जो बात है उसका मकसद किसी के कौमी मुल्की जज्बात को ठेस पहुँचाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस पूरे सेशन का मकसद उस रविश की डिस्करेज करना है जिसके ज़रिए गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, गलत जर्नलिज्म किया जाता है। मुझे पर्सनली जर्नलिज्म का शौक़ है और उस शौक़ की वजह से मुझे वो रिपोर्ट ने काफ़ी इंटरेस्ट किया और उसमें बहुत दिलचस्पी नज़र आई और उन सबको वो जिनको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है उनको ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस रिपोर्ट के बारे में मैं इंग्लिश में लिख चुका हूँ, अब मैं इसका एक उर्दू वर्जन सामने लाना चाहता हूँ। I think Pakistan is being subjected to this 5th generation warfare. पिछले 6 महीने से पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो वक्तन फ़वक्तन ये ख़बरदार करती रही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक हाइब्रिड वॉर चल रही है, एक 5th जनरेशन वॉर चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारे हुक्मरान और हमारे जो दानिश्वर हजरात हैं उन्होंने उस बात पे उस वक्त तक फोकस नहीं किया जब तक EU की ये डिसइंफॉर्मेशन लैब रिपोर्ट 3 दिन पहले सामने नहीं आई। उस रिपोर्ट में उन्होंने उस मैकेनिज़्म का और उस फ्लोशीट का तफसील से बयान किया जिसके ज़रिए ऐसा सब होता है और उसको पढ़ के इंसान हैरत में गुम हो जाता है कि ये भी तरीके हैं डिसइंफॉर्मेशन फैलाने के। एक माफिया को उन्होंने एक्सपोज किया जिसका नाम है इंडियन क्रॉनिकल्स। ये एक ग्रुप श्रीनिवास जो वन ऑफ द सब क्लैंस है, ये वो लोग हैं जो मुल्क के इंतज़ाम, मिलिट्री, इंटेलिजेंस, मीडिया इस पे हावी होते हैं और इनका ज़्यादातर ताल्लुक शुमाली और मशरकी हिंदुस्तान से है। तो इस क्रॉनिकल्स, इंडियन क्रॉनिकल्स से मुराद ये लोग हैं। इससे पहले कि लोग को ये पूछें कि EU डिसइंफॉर्मेशन लैब क्या चीज़ है, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये एक ऐसा इदारा है, नॉन प्रॉफिट इदारा है जो दुनिया में इस बात की तहकीक करता है कि क्या सहाफ़त के ज़रिए कोई गलत खबर तो नहीं फैलाई जा रही और इसके बड़ा दलील के साथ इसके ऊपर एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट शाया करता है। तो मेरे पास कुछ ये 10-11 पॉइंट्स हैं जो मैं सीक्वेंस में बताऊंगा। तो ये सिलसिला तब मंजर आम पे आया जब पहली दफ़ा इस लैब ने, EU डिसइंफॉर्मेशन लैब ने ये नोट किया कि एक साहब जिनका नाम मार्टिन स्कल्स है वो 2007 में ब्रिटिश जो है यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे और एक NGO भी चलाते थे जिसका नाम था फूड कैनर्स। ये एक ऐसी NGO है जो खानों के डब्बों में पैकिंग के बारे में काम करती है, इसका कोई सियासी ताल्लुक नहीं है। 2007 में ये NGO बंद हो गई, उसके बाद से ये NGO 2007 के बाद से ये NGO काम नहीं कर रही। लेकिन अचानक ये नज़र आना शुरू होता है कि ये NGO यूनाइटेड नेशंस में जो ह्यूमन राइट्स की मीटिंग होती है उस पर अपना व्यू पॉइंट दे रही है, सब मतलब अखबारों में इसकी तरफ से बात आ रही है और ये किसी खाने की पैकिंग की बात नहीं कर रही बल्कि इसकी बात सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और गिलगित बल्तिस्तान के इशू है। ये पहला पॉइंट था जिसके ज़रिए ये शक पड़ा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जब उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तो ऐसे ऐसे हकाइक सामने आए जो कि एक आम इंसान को भी बड़ी आसानी से समझ आ सकते हैं। सिर्फ NGO जो कि पहले 2007 तक काम कर रही थी और अब बीच में ख़त्म हो गई थी, इन्होंने उसको ही दोबारा जिंदा नहीं किया बल्कि इन्होंने मरे हुए इंसानों को भी जिंदा किया। और जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मेरा रेफरेंस है मिस्टर लुइस सॉन जो कि ह्यूमन राइट लॉ के फादर समझे जाते हैं और इनका इंतकाल 2006 में हो गया था। लेकिन 2007 में UN में होने वाली एक मीटिंग और 2011 में वॉशिंगटन अमेरिका में ह्यूमन राइट्स की एक मीटिंग में लुई सॉन शिरकत करते हुए नजर आते हैं अखबार में, और जहां हर दफ़ा हर मीटिंग में वो एक ही बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को इंडियन फेडरेशन का हिस्सा होना चाहिए,
और गिलगित बल्तिस्तान के मुतनाज़ा होने पे बात करते हैं। लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस बात की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती कि लुई साहब जो है वो 2006 में फौत हो चुके थे। तो मतलब एक पुनर्जन्म यहाँ भी होता है और एक जो उसको दोबारा से जिंदा करके अपनी मतलब की बात करवाई जाती है। अब ये बातें सारी कहाँ पब्लिश होती हैं, कहाँ शाया होती हैं, तो उसके लिए एक अखबार जिसका नाम है यूरोपियन क्रॉनिकल्स, इसका सहारा लिया जाता है। 2019 में इसी एजेंसी ने, जिसने आज इस चीज़ को एक्सपोज किया है, 2019 ने इस अखबार को, जिसका उस वक्त नाम EP टुडे था, यूरोपीय पार्लियामेंट टुडे, इसको एक्सपोज किया और इसके एक्सपोज के बाद वो अखबार बंद हो गया। और उसके बाद वो तब तक बंद रहा, लेकिन मई 2020 से ये अखबार दोबारा से एक्टिव हो जाता है और अब अपना ये नाम बदल लेता है। अब इसका नाम है यूरोपियन क्रॉनिकल्स। अब चूंकि ये अखबार नया है, इसलिए इसकी कोई बहुत फैन फॉलोइंग नहीं है, लोग इसको ज़्यादा पढ़ते नहीं है। तो अब इसके लिए ज़रूरी है कि ये अपनी खबर फैलाने के लिए किसी बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी का सहारा ले। तो वो न्यूज़ एजेंसी कौन सी होती है? उसका नाम है ANI, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल। ये भारत की एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है और इसको लोग सुनते हैं, लोकल लोग सुनते हैं। तो अब क्या होता है कि जो भी खबर यूरोपियन क्रॉनिकल्स ने शाया करनी होती है वो ANI को भेज देते हैं और ANI उसी खबर को एज इट इज़, उसी बहू शाया कर देती है। अब ANI का ताल्लुक 500 लोकल मीडिया कंपनीज के साथ भी है, जो आंखें बंद करके ANI की खबर को उसी तरह से स्पेलिंग भी बदले बगैर उसको पब्लिश करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि EU क्रॉनिकल, जो कि मैंने बताया कि बंद कर दिया गया था 2019 में और अब नाम बदल के आया, वो जो चीज़ देना चाहता है, वो जो सारे फेक लोग जो फौत हो चुके थे अब जिंदा हो रहे हैं, वो फेक NGO जो 2007 में बंद हो, उन सब की न्यूज़ यूरोपीय क्रॉनिकल के जरिए ANI में जाती है और ANI के जरिए 500 अखबारों में पूरे मुल्क में फैल जाती है। ये है तीसरा तरीका, 5th जनरेशन वॉरफेयर। बात यहाँ तक नहीं रुकती। उसके बाद क्या होता है कि एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाया जाता है और इस दफ़ा जिस शख्सियत को जिंदा किया जाता है या जिसका अकाउंट बनाया जाता है वो है जेम्स पर्नल। सो जेम्स पर्नल कौन है? ये BBC के एक्स डायरेक्टर हैं और ये एक्स ब्रिटिश पार्लियामेंट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं। तो इनका ना सिर्फ अकाउंट बनाया जाता है, बल्कि 2 नंबर जो नकली लेटर हेड और स्टैम्प पैड्स हैं यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल्स के, वो भी बनाए जाते हैं और उन स्टैम्प पैड्स पे भी जब बात की जाती है, लेटर हेड्स पे सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाती है। फिर अगेन बात यहाँ तक नहीं रुकती, बल्कि लोगों को पैसे देके अपने स्लोगन्स, ये सारी NGOs का मैंने नाम लिया है कि 10 NGOs, ये सब जो अखबार, इनके जो स्लोगन्स हैं वो भी पैसे देके नारे लगवाए जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का जब जेनेवा सेशन होता है तो वहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स को, लोकल स्टूडेंट को 200 फ्रैंक, यानी कि स्विट्ज़रलैंड की जो करेंसी है 200 फ्रैंक्स दे के नारा लगवाया जाता है फ्री बलूचिस्तान का। और ये सब उन्होंने खुद रिवील किया कि एक दिन में उन सब ने 200 स्विस जो है फ्रैंक कमाए। ये सारी जो फेक NGOs हैं, ये सारी जो मरे हुए लोग जिंदा हो रहे हैं, ये फेक लेटर हेड हैं, इनका सिर्फ एक ही मिशन है। ये सिर्फ 3 या 4 बातों पे बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान पे, आज़ाद कश्मीर पे, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी पे, और यहाँ तक नहीं बल्कि जो 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई इंडिया की तरफ से, उसके बारे में भी इनकी तरफ से खबर छपती है इन्हीं के अपने अखबार में, जिसका नाम है यूरोपियन क्रॉनिकल, जिसके बारे में बता चुका हूँ कि पहले बंद कर दिया गया था। खबर छपती है कि यूरोपीय यूनियन सपोर्ट करती है इन सर्जिकल स्ट्राइक्स को। इस रिपोर्ट ने ये भी इस बात को भी एक्सपोज किया है कि बहुत सारे फेक अखबारों का भी सहारा लिया गया था 2019 में भी, जैसे कि टाइम्स ऑफ लॉस एंजल्स, टाइम्स ऑफ मॉस्को, और इस रिपोर्ट ने 2019 में उसको एक्सपोज करके बंद करवाया था। लेकिन अब साल बदला है तो मुल्क भी बदल गया है। तो अब अखबार का नाम है टाइम्स ऑफ नॉर्थ कोरिया, यानी कि शुमाली कोरिया भी अब ये बात कर रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को इंडियन फेडरेशन के साथ जुड़ जाना चाहिए और वहाँ पर जो इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। मतलब अब ये भी हालात आएंगे कि शुमाली कोरिया बुनियादी हकूक़ की बात कर रहा है, जहाँ पे सालों से डिक्टेटरशिप है और बुनियादी हकूक़ भी नहीं है।
तो बताने का मकसद ये है कि थोड़ी सी भी यहाँ पे जहानत इस्तेमाल की जाती तो किसी और मुल्क का जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए बोलता भी अच्छा लगता है, जैसा कि कनाडा या साउथ कोरिया की बात कर लेते, तो ये वो प्रोपेगेंडा है, ये वो कंपोनेंट्स हैं जिनको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कहा जाता है। जो एनजीओ है वो भी अपनी, जो एनजीओ में बोलने वाले हैं वो भी अपने, उनमें से आधे वो लोग हैं जो मर चुके हैं लेकिन अब जिंदा होकर अपनी बात कर रहे हैं। उस एनजीओ की न्यूज़ को मुल्क के अंदर फैलाने के लिए जो मीडिया कंपनीज वो भी अपनी, उन मीडिया कंपनीज से आगे जुड़े हुए 500 जो आउटलेट्स हैं वो भी अपने। तो ये जो तरीका है ये सब मिलके बनाता है इंडियन क्रॉनिकल्स। एक माफिया है, मीडिया माफिया बेसिकली, जो कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा टूल बन गया है। सारी जो रिपोर्ट है ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, सुनने से ताल्लुक़ रखती है, ये उस बात की मैकेनिज्म बताती है कि कैसे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर होते हैं, कैसे आज के दौर में जंगें जो हैं हथियारों से नहीं लड़ी जाती, जंगें जो हैं टैंकों से नहीं लड़ी जाती, ये सिर्फ एक मीडिया अकाउंट्स न्यूज़ से एक बात को इतनी दफ़ा किया जाता है कि वो एक बयानिया बन जाता है। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है ये हमारे उन दानिशवरों को पढ़ने की ज़रूरत है जो किसी भी खबर से सिर्फ इस वजह से मुतासिर हो जाते हैं कि वो इंग्लिश में छपी हुई या किसी इंग्लिश अखबार में छपी हुई। उनको कभी कभी ये नज़र नहीं आता कि ये खबर वैसे ही मुर्दा है जैसे इसकी बात करने वाला कब का मर चुका है, जिसको दोबारा जिंदा करके उसके मुंह से ये बात अखबारों में लिखी जा रही है। उनको ये समझ नहीं आती कि इस खबर के ये खबर उतनी ही गलत है जितनी इस खबर को शायर करने वाली इंडियन क्रॉनिकल्स में स्पेलिंग गलत है। तो ये पूरी जो बात है, ये जो पूरा एक छोटी सी वीडियो है, इसका बनाने का मकसद ये है कि हम लोग कोई भी न्यूज़ आंखें बंद करके नहीं उसको माना करें। कोई भी जो है जो उसका सोर्स, उसका रेफरेंस ज़रूर तलाश किया करें, क्योंकि इवन रेफरेंस के पीछे भी रेफरेंस और उसके पीछे भी रेफरेंस, ये जो मैंने पूरी तय दर तय बताया है ये तो सारे के सारे एक लड़ी की चेन के हिस्से हैं कि बात शुरू एक ही एजेंसी से, उसी के आउटलेट्स, उसी के एनजीओज, और ये जो पूरा माफिया है ये पिछले 15 साल से काम कर रहा है, 116 मुल्कों में काम कर रहा है और ये अब एक्सपोज हुआ है। और इस रिपोर्ट को बीबीसी और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो मीडिया चैनल्स हैं उन्होंने इसको कोट भी किया है, इसको रिपोर्ट भी किया है और ये अभी धड़ाधड़ पब्लिश हो रही है। तो जो लोग इंग्लिश समझ सकते हैं उनको ये रिपोर्ट ज़रूर जाकर ट्विटर पर पढ़नी चाहिए, और जो नहीं समझ सकते हैं उनको इसके बारे में जानने की ज़रूर कोशिश कर लेनी चाहिए कि फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कैसे लड़ी जाती है। तो इस पूरी वीडियो का मकसद इसको उर्दू में आम ज़बान में समझाना था।